नमस्कार, मैं आपके साथ संगीता। इंडियन न्यूज आपके लिए लेकर आया है देश विदेश की कुछ घटनाएं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मार्च 2018 की बात है। लुजैन अल हदलोल यूएई में अपने घर बैठी थी जब कुछ हथियारबंद लोगों ने उन्हें किडनैप कर लिया। आंखें खुली तो उन्होंने खुद को सऊदी अरब के एक जेल में पाया। वो अकेली नहीं थी, उनके साथ और भी कई सारे लोग थे। इन लोगों को सऊदी अरब में जिस जगह रखा गया था वो जगह था द होटल या ऑफिसर्स गेस्ट हाउस, जिसे इस नाम से जाना जाता था। यहाँ पहुंचने का मतलब था बेइंतहा टॉर्चर। लुजैन की बहन आलिया ने उनसे मुलाकात के बाद बताया कि लुजैन के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, हाथ भी हिल रहे थे और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आखिर लुजैन का कसूर क्या था? लुजैन ने सऊदी अरब की महिलाओं के लिए एक अधिकार मांग लिया था। वो अधिकार था गाड़ी चलाने का अधिकार। कमाल की बात यह है कि जून 2018 में सरकार ने ये अधिकार दे भी दिया, लेकिन लुजैन की रिहाई नहीं हुई। साल 2020 में लुजैन को आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई। इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने आवाज उठाई। प्रेशर बढ़ा तो मार्च 2021 में लुजैन की रिहाई हो गई, लेकिन उनके विदेश जाने पर बैन बरकरार रहा। इसी बीच लुजैन ने अपने बहन आलिया के जरिए पता लगाने की कोशिश की कि यूएई में उनके ठिकाने की खबर सऊदी सरकार को आखिर लगी कैसे। उन्होंने कनाडा में अपना फोन कुछ साइबर एक्सपर्ट को भेजा तो पता चला कि उनके फोन की जासूसी हो रही थी, और जासूसी के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा था वो सऊदी अरब सरकार ने इजराइल के एनएसओ ग्रुप से खरीदा था। बहरहाल लुजैन की रिहाई महिलाओं और अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन विडंबना तो देखिए कि लुजैन को पहले जिस ट्वीट पर पहले सजा और फिर रिहाई मिली, उसी ट्वीट को रीट्वीट करने के लिए सऊदी अरब ने एक महिला को 34 साल के लिए जेल में डाल दिया। आज जानेंगे सलमा अल सिहाब कौन है, क्या है सऊदी अरब का गार्जियनशिप लॉ। साथ ही जानेंगे कहानी उस ऐप के बारे में जो पुरुषों को महिलाओं पर नजर रखने में मदद कर रहा है। सबसे पहले गहराई से जानेंगे कि सलमा अल सिहाब कौन है, उनके साथ हुआ क्या और पूरा घटनाक्रम क्या है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, जहां सिहाब ने एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुआ करती थी। उनका मन मेडिसिन की पढ़ाई में था, इसलिए 2018 में वो ब्रिटेन चली गई थी। उन्होंने ब्रिटेन में एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए दाखिला लिया। दिसंबर 2020 में छुट्टी के दौरान वे अपने परिवार वालों से मिलने सऊदी अरब आई। इरादा था कि अब वो अपने पति और बच्चों को साथ ले जाएंगी। अगले साल फरवरी में कॉलेज खुला तो सिहाब के दोस्तों ने पाया कि वो कॉलेज नहीं आई हैं। मार्च में ब्रिटेन में कोविड लॉकडाउन लग गया। सबको लगा कि सिहाब यात्रा में पाबंदी की वजह से ब्रिटेन नहीं आ पाई होंगी। 6 महीने बाद भी जब सिहाब ब्रिटेन नहीं लौटी तो उनके दोस्तों ने पता लगाने की कोशिश की। तब पता चला कि सिहाब को सऊदी सरकार ने जेल में डाल दिया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने हुसैन अल हदलोल के ट्वीट को रीट्वीट किया है। उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई, जिसके लिए सिहाब ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। इस बार अदालत ने माना कि उनके गुनाहों के हिसाब से उनकी सजा काफी कम है, इसलिए सजा को बढ़ाकर 34 साल कर दिया गया। साथ ही रिहा होने के बाद और 34 सालों तक देश से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। अदालती ऑर्डर के हिसाब से काउंटर टेररिज्म कानून के तहत ये सजा दी गई। ये कानून फरवरी 2014 में लागू हुआ था। क्या कहता है ये कानून, हम ये भी आपको बताते हैं। इस कानून के मुताबिक कोई भी हरकत जो समाज या सरकार के लिए खतरा हो सकती है उसे आतंकी गतिविधि मान लिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति के घर पुलिस छापा मार सकती है या उसके फोन और इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक भी कर सकती है। इसी कानून के तहत सरकार ने सिहाब को 34 साल की सजा दी। साथ ही सऊदी अदालत ने इनका ट्विटर अकाउंट बंद करने की भी बात कही, जो अभी तक हुआ नहीं है। बता दें कि सिहाब के ट्विटर में फॉलोअर्स की संख्या लगभग 2500 और इंस्टाग्राम पर 160 है। उनके अकाउंट पर नजर डाले तो उनका आखिरी ट्वीट 13 जनवरी 2021 में किया गया, जिसमें उन्होंने गाने का वीडियो पोस्ट किया था। जिस ट्वीट पर मुकदमा चला वो ट्वीट क्या था, हमें उस पर भी बात करना होगा। उस ट्वीट में महिलाओं के लिए जरूरी मेल गार्जियनशिप सिस्टम को खत्म करने की बात कही गई थी। ये सिस्टम क्या है, इसके लिए हमें सऊदी अरब के कानून को समझना होगा। सऊदी अरब में सरिया कानून चलता है। सरिया कानून के 5 अलग अलग स्कूल हैं। इनमें से 4 स्कूल सुन्नी समुदाय से जुड़े हुए हैं, हनफी, मालिकी, सैफी और हनबाली। इसके अलावा और एक सिया सिद्धांत है जिसे सिया जाफरीन कहा जाता है। सऊदी अरब का कानून सरिया के हमरे स्कूल के हिसाब से चलता है। बाकी मुस्लिम देशों के मुकाबले सऊदी अरब स्कूल की एक खासियत है कि ये कोडिफाइड नहीं है, यानी अदालत का फैसला पूरी तरह जजों की व्याख्या पर निर्भर करता है।
इसके अलावा कानून का एक अलग पहलू है प्रेसिडेंट, यानी नए फैसले देते हुए पुराने फैसले को आधार बनाना। लेकिन सऊदी कानून में भी इसकी कोई जगह नहीं है। साल 2001 में पहली बार सऊदी कानून को कोडिफाइड करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद साल 2007 में एक और कोशिश हुई, लेकिन दोनों बार ये सफल नहीं हो पाया। साल 2018 में सऊदी सरकार द्वारा एक रूल बुक इशू की गई, लेकिन ये रूल बुक केवल पेटेंट लॉ या कॉर्पोरेट लॉ तक ही सीमित थी। साल 2018 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए कुछ नए नियम इशू किए। नए नियमों के अनुसार महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार मिला, साथ ही मेल गार्जियनशिप को भी समाप्त किया गया। मेल गार्जियनशिप का मतलब था सऊदी महिलाओं को कई सारे कामों के लिए एक मेल गार्जियन की जरूरत होती थी या उसकी इजाजत आवश्यक थी। महिलाओं को अकेले यात्रा की इजाजत नहीं थी, किसी सरकारी दस्तावेज को हासिल करने के लिए भी मेल गार्जियनशिप की जरूरी थी। यहाँ तक कोई सर्जरी कराने से पहले भी उनकी अनुमति लेनी आवश्यक थी। 2019 में हुए बदलाव के बाद मेल गार्जियनशिप की शर्तों को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ 21 साल से कम आयु की महिला के लिए गार्जियनशिप जरूरी है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये बदलाव ये दिखाने का ये तरीका था कि सऊदी सरकार अब नई दिशा की तरफ जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए केवल एक आंकड़ा सुनिए आप। सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है ESOHR, यानी यूरोपीय सऊदी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। इस रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 1000 महिलाएं सऊदी अरब से निकलने की कोशिश करती हैं। नए कानून के हिसाब से महिलाओं को देश से अकेले बाहर जाने की इजाजत है, लेकिन इसमें से कुछ ही बाहर निकल पाती हैं, लेकिन तब जब कोई पुरुष इसकी इजाजत दे। मेल गार्जियनशिप का एक पुराना सिस्टम बागडोर से अभी भी लागू है और इसे लागू करने के लिए उपलब्ध है एक सरकारी ऐप। क्या है ये ऐप, करता क्या है आखिर? इस ऐप का नाम है एप्सर। इस ऐप के जरिए पिता, पति या भाई यानी कोई भी मेल गार्जियन किसी भी लड़की को ट्रैक कर सकता है, खासकर तब जब कोई महिला अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल करने का प्रयास करे। पासपोर्ट दिखाते ही गार्जियन के पास एक अलर्ट आता है कि महिला अपना पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रही है। इस ऐप का साफ मकसद है कि महिला का देश से बाहर यात्रा करने की आजादी पर निगरानी रखना। 2019 में जब ये ऐप रिलीज हुआ था, तब दुनिया भर के महिला संगठनों की ओर से इसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी। गूगल और एप्पल के स्टोर से भी इस ऐप को हटाने को कहा गया था, लेकिन दोनों ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐप उनके प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन नहीं करती। एक आंकड़े के अनुसार सऊदी अरब की 80% जनता ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पर एक्टिव है और माना जाता है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह उपयोग करते हैं। उनकी ताकत कहां तक है, ये भी जरा देखिए। साल 2019 जनवरी का महीना, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ट्विटर के जरिए घोषणा करते हैं कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेने वाले हैं। मीडिया में अगले कुछ दिनों तक बेजोस के बैंक बैलेंस का हिसाब किताब चलता रहता है। फिर कुछ दिन बाद एक अमेरिकी मैगजीन रिपोर्ट छापती है तो पता चलता है कि बेजोस का एक पत्रकार के साथ अफेयर चल रहा है। इस रिपोर्ट में बाकायदा दोनों के बीच भेजे गए मैसेज भी छापे गए थे। इतने बड़े आदमी की प्राइवेट मैसेज कैसे छापी गई, ये एक बड़ा सवाल है। बेजोस ने तहकीकात का जिम्मा एक सिक्योरिटी कंपनी को सौंपा। कंपनी ने बेजोस के फोन की जांच की, तब पता चला कि इस लीक के तार सऊदी अरब से जुड़े हुए थे। साल 2018 में अमेज़न सऊदी अरब में 3 डेटा सेंटर बनाने वाली थी, जो क्राउन प्रिंस के लिए एक बड़ी जीत थी। फिर उसी साल सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या हो गई, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम आया। खशोगी तब वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम कर रहे थे और वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक थे जेफ बेजोस। FTI काउंसलिंग नाम की कंपनी इस मामले की जांच कर रही थी। पूरी जांच के बाद उन्होंने पाया कि मोहम्मद बिन सलमान के इशारे पर बेजोस के मैसेज लीक हुए। हालांकि इस मामले में ये भी दावा किया गया कि सबूत पुख्ता नहीं है, लेकिन बेजोस अपने रुख पर कायम रहे। अब इस केस का एक और पहलू देखिए, जो सलमा अल सिहाब की धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ है। सिहाब सिया समुदाय से आती थी और सऊदी अरब में अल्पसंख्यक हैं। सऊदी अरब सरकार का सियाओं की बेवजह गिरफ्तारी और उत्पीड़न का लंबा रिकॉर्ड रहा है। सऊदी अरब सरकार मृत्युदंड के लिए कुख्यात है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 के पहले 6 महीने में ही सऊदी सरकार 120 लोगों को मृत्युदंड दे चुकी है। ये आंकड़े पिछले 2 सालों के कुल आंकड़ों से भी ज्यादा है। इनमें से 81 लोगों को मार्च महीने में एक ही दिन में फांसी दे दी गई। मारे गए लोगों में अधिकतर सिया समुदाय के लोग थे। ESOHR रिपोर्ट के अनुसार 81 में से 58 लोगों को जिन मामले में फांसी दी गई वो चोरी चकारी के मामलों में दी गई थी, और इनमें से 41 जिन्होंने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। इस डर से कि इन लोगों को शहीदों का दर्जा मिलेगा, प्रदर्शन और भड़केंगे, जिससे उन लोगों में से किसी का भी शरीर इन लोगों के परिवार वालों को नहीं दिया गया।
अब अंत में बात कर लेते हैं ट्विटर की, जिस पर इस मामले में उंगलियां उठ रही हैं। एक नाम है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। ये सऊदी सरकार का फंड है जो सरकार के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करती है। PIF अध्यक्ष है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। इन्हीं के चलते ट्विटर पर आरोप लगता रहा कि उनके कामकाज पर क्राउन प्रिंस का सीधा दखल है। इसी साल जुलाई महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब का दौरा किया था और वो क्राउन प्रिंस से भी मिले थे। तब मानवाधिकार संगठनों ने चेताया था कि इससे मोहम्मद बिन सलमान के मंसूबे को और भी बल मिलेगा। बाइडेन कई बार ये कह चुके हैं कि जमाल खशोगी की हत्या के लिए क्राउन प्रिंस को दोषी मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद हत्यारों की डील और तेल के लालच में क्राउन प्रिंस के साथ हाथ मिलाया। नतीजा सामने है। महज 2 हफ्तों के बाद सऊदी अरब ने एक महिला को सिर्फ ट्वीट करने के लिए 34 साल के लिए जेल में डाल दिया। साफ नजर आता है कि मोहम्मद बिन सलमान जो सुधारों की बात करते हैं, उनका जमीन पर उतरना भी काफी दूर की कौड़ी है। इसी तरह की रोचक खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि सबसे पहले खबरें हो आपके पास। नमस्कार।